नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर्स हब पर। मैं मोहित दीक्षित आपके लिए आज लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस क्लास में मैं आपको आज बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूं। यह क्लास आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोर्ड जो कि UPSSC के नाम से विख्यात है, उसकी आने वाली परीक्षा पेट और UPP उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आने वाली है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह टॉपिक या ऐसा टॉपिक है जो भारतवर्ष की शायद ही कोई परीक्षा हो जिसमें ना पूछा जाता हो। बाकी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के। अगर बात करें एग्ज़ाम्स की, वनडे एग्ज़ाम्स की, तो उनकी धुरी सा है ये टॉपिक। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो जो हमारा नेशनल मूवमेंट है वो 1885 से 1947 तक का जो टाइम पीरियड है उस पे चला। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन हुआ। इसमें क्या हुआ कि लोगों और जो संस्थाएं थी, जो राजनीतिक पार्टियां थी, उनने अपने हिसाब से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और यह आंदोलन 1885 कांग्रेस की स्थापना के साथ शुरुआत हुई और निरंतर 15 अगस्त 1947 तक अनवरत यह आंदोलन चलता रहा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना जो है, कांग्रेस की स्थापना से पहले भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति अगर कही जाए तो एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ही अंग है, क्योंकि उसमें भी भारत के स्वराज के लिए ही लड़ाई लड़ी गई। परंतु हमारे पास क्या था, हमारे पास कोई संगठन नहीं था। इस वजह से हमारी 1857 की क्रांति, प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो है हमारा विफल हुआ। उसके बाद लोगों को यह महसूस हुआ, ज़रूरत लगी, खासकर यह ज़रूरत 1885 आते आते का मतलब अगर कहा जाए ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा लगी कि एक ऐसी संस्था हो जिससे हमें पता चल सके कि भारतीयों में क्या आक्रोश है, भारतीयों की बातें निकल कर आ सकें, भारतीय अपनी बातें उस संस्था के माध्यम से हम तक पहुंच सके, जिससे वो विद्रोह ना कर सके, उससे पहले उनके विद्रोह को दबा दिया जाए। इस वजह से कांग्रेस की शुरुआत की गई थी। तो कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस की स्थापना से पहले भी भारत में कई छोटी छोटी पार्टियों का गठन हुआ। जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में गठित हुई, जो कि भारत की पहली पार्टी थी, पहला संघ था। इसकी स्थापना कलकत्ता में द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा की गई। यह एक जमींदारों का संघ था। लैंड होल्डर्स एक जमींदारों का संघ था। अगर बात करें इसके अलावा एक और पार्टी 1851 में आपको दिखाई देगी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। राधाकांत देव तथा देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से ये भी बंगाल में ही, कलकत्ता में स्थापित हुई और इसने जो है सर्वप्रथम राजनीतिक अधिकारों की मांग की। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने सबसे पहले, अगर किसी ने भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक अधिकारों की मांग अंग्रेजों से की तो वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है। तो ये बात याद रखने योग्य है, क्योंकि पेपर वाला पूछ भी सकता है। कल आप आजकल देख रहे हैं पेपर्स के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो उस हिसाब से इन चीज़ों पे भी फोकस रखिए कि क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो ये बात पूछी जा सकती है कि भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक अधिकारों की मांग किसने की, तो वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने की, जिसके अध्यक्ष राधाकांत देव तथा देवेंद्रनाथ टैगोर थे। आगे बढ़ के देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। पहला चरण उदारवादी चरण, दूसरा चरण उग्रवादी चरण, तीसरा चरण गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण की अगर बात करें तो उदारवादी या नरमपंथी चरण, जो नरमपंथी चरण है वो 1885 से 1905 तक के टाइम पीरियड में बांटा गया। इसमें क्या हुआ उदारवादी चरण में, उदारवादी जो लोग थे वो उनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। इन लोगों का मानना था कि हम अनुनय विनय से काम चला सकते हैं। मतलब हम जो इनकी श्रद्धा थी, इनको लगता था कि जो है अंग्रेज इतने बुरे नहीं हैं जितने हम सोचते हैं, इतने बुरे हैं नहीं। हम अगर उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे मिन्नतें करें तो वो हमारी जो दशा है उसको सुधारने के लिए तत्पर होंगे। वो हमें आज़ादी भले न दें, मगर वो हम पे अगर रूल करेंगे तो थोड़ा पोलाइटली रूल करेंगे, ऐसा इनका मानना था।
और इन्होंने जो है अपने हिसाब से विरोध किया उन सब चीज़ों का। ये क्या करते थे, तो इनने किया अनुरोध पत्र भेजे, मतलब अगर कोई एक्ट इनको सही नहीं लग रहा है, अंग्रेजों की कोई बात नहीं समझ में आ रही उनको, तो उसके लिए क्या करते थे, उनको अनुरोध पत्र भेजते थे या प्रतिवेदन देते थे या अपना एक शिष्टमंडल उनके पास भेज देते थे। तो इससे क्या होता था, इससे कुछ खास फर्क अंग्रेजों पे पड़ता नहीं था। इन सबसे जो विक्षुब्ध लोग थे, जो इन सबको देखकर दुखी लोग थे, वो उग्रवादी चरण के लोग थे। उग्रवादी चरण के लोग ये थोड़े मतलब अगर कहा जाए युवा लोग थे, गर्म जोश के लोग थे, और इनमें जो है स्वतंत्रता की ललक थी। ये चाहते थे कि हमारा देश जल्द से जल्द जो है आज़ाद हो। या अगर उग्रवादी चरण की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1905 से 1919 है, और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती थी। ये इनको थोड़े लालच का कोई वो नहीं था कि हमें थोड़ा लालच चाहिए, आप हम पे अच्छे से रूल कर लीजिए, थोड़ा सही से थोड़ी मिन्नतें करके, मतलब थोड़ा पोलाइटली डील कर लेंगे तो हम मान जाएंगे, ऐसा इनका नहीं था। ये हिंसात्मक रूप से करते थे, अपने बातों को पहुंचाते थे लोगों के पास, सरकार के पास तक। तो जो इसके प्रमुख नेता थे उनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, ये तीनों इसके प्रमुख नेता थे। अगर बात करें आगे तो गांधीवादी चरण तीसरा चरण है। तीसरा चरण गांधीवादी चरण, मतलब गांधी जी 1915 में भारत आते हैं। गांधीवादी चरण की लगभग शुरुआत अगर देखी जाए तो 1919 से 1947 तक है। गांधीवादी युग अहिंसा का युग था। गांधी जी ने अहिंसा के प्रयोग किया, और इनने मतलब हर तरीके से असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनके थ्रू अंग्रेजों को अपने रोष की उपस्थिति दर्ज कराई कि हम ऐसे अपनी उपस्थिति को वहाँ दर्ज करा सकते हैं, अंग्रेजों के समक्ष हम अपनी बात ऐसे रख सकते हैं। आगे बढ़ के देखें अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण उदारवादी चरण, जो कि 1885 से 1905 का चरण है। मैंने आपको बताया कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी शुरुआत ही कहीं ना कहीं इर्द गिर्द 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मजबूरी थी, या यूं कहें कि एक तरह से वो ये जानना चाहते थे कि अंग्रेज ये जानना चाहते थे कि भारत की जो भावनाएं हैं, जो भारतीयों की भावनाएं हैं, उनको उद्गार हों, वो प्रस्फुटित हों धरातल पर, उससे पहले ही हम भाप लें कि ये कब कौन सा विद्रोह करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जिससे एक संस्था हो जो इनकी बातें सुने और इनकी बातें हम तक पहुंचाए। यही काम कांग्रेस ने 1885 से लगभग 1887 तक किया भी। कांग्रेस जो थी उसने क्या किया कि मतलब भारतीयों की बातें और ये कहें 1887 का अगर उदारवादी चरण तक की बात करें तो वो जो रोष होता था उसको दबवाने का काम करते थे। उनका ये मतलब नहीं था कि आप लड़ाई करें ना, तो इसीलिए इस जो चरण है इसको क्या कहा गया, उदारवादी चरण कहा गया। और कांग्रेस के संस्थापक की बात की जाए तो कांग्रेस के संस्थापक एलन एक्टिवन ह्यूम थे, जिन्हें हम सर ए ह्यूम कहते हैं। ये कांग्रेस के जनक थे, परंतु इन्होंने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। ये कांग्रेस के महामंत्री पद पर 1885 से 1907 ईस्वी तक रहे। अगर बात करें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। इसके अध्यक्ष WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी और थे, और जिसमें कुल 72 लोगों ने शिरकत की थी। यह जो पहला अधिवेशन था ये इसलिए था कि लोग जो है कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस को समझें, कांग्रेस को जाने भारतीय, इस विचारधारा के साथ कांग्रेस का उदय किया गया। और कांग्रेस के अगर बात करें उदारवादी गुट के नेताओं की, तो कांग्रेस के उदारवादी गुट के नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि कई सारे नेता थे जो बुद्धिजीवी वर्ग के नेता थे। अगर बात करें उदारवादी चरण की, तो उदारवादी चरण के नेताओं को आप ये कह सकते कि वो बुद्धिजीवी नेता थे। वो अपना काम कैसे संवैधानिक तरीके से करते थे। वो चाहते थे कि भारत को स्वतंत्रता मिले पर संवैधानिक तरीके से मिले। वो अंग्रेजी शासन में क्या थे, न्यायप्रियता थी इनको। ये अंग्रेजी शासन को जो है अच्छा मानते थे, मतलब ये सोचते थे कि अंग्रेज हमारी बातें सुनेंगे, उनसे हम अपने काम करवा सकते हैं, मनवा सकते हैं आसानी से, पर ऐसा तो था नहीं। अगर बात करें उदारवादी गुट के नेताओं की, तो उदारवादी गुट के नेता जो थे वो बुद्धिजीवी नेता थे, पढ़े लिखे लोग, अधिकतर बैरिस्टर टाइप के लोग थे।
आप देखिए, जब आप आज भी अगर घर में हैं, अगर आप सौम्यता से बात करते हैं, शालीनता से बात करते हैं, तो आपको लोग बुद्धिजीवी समझते हैं। अगर आप थोड़ा भी अकड़ के बोलते हैं या थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, तो लोग आपको क्या समझते हैं? नालायक समझते हैं। तो यही चीज़ थी उदारवादी गुट के नेताओं और गर्मपंथी नेताओं के बीच में अंतर था, खास डिफरेंस था। तो अब बात करें उदारवादियों के उद्देश्य की, तो उदारवादियों का जो उद्देश्य था वो संवैधानिक तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाना तथा अंग्रेजी शासन की न्यायप्रियता में इन उदारवादियों को घोर आस्था थी। वह अपनी मांगे प्रतिवेदन पत्रों, शिष्टमंडलों द्वारा सरकार के सम्मुख रखते थे। मैंने वही बताया कि आपको, जो ये उदारवादी नेता थे, ये सरकार के सामने जिस भी चीज़ में इनको गड़बड़ लगती थी उसका क्या करते थे, ये जाते थे उसके लिए प्रार्थना पत्र देते थे या प्रतिवेदन देते थे, या अपने एक शिष्टमंडल को 2-4 लोग मिल गए और वो मिल के जाके अंग्रेज अधिकारियों से मिलाए, इस तरह अपना जो विरोध था उसको दर्ज कराते थे। पर इससे काम बन नहीं रहा था। एक वर्ग था कांग्रेस का जो इन्हीं सब चीज़ों से धीरे धीरे नाराज हो रहा था, और वही आगे चलकर गर्मपंथी या उग्रवादी चरण में आपको वही नेता दिखाई पड़ेंगे। 1892 को जो भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसमें निर्वाचित सदस्यों को के लिए जो है स्थानीय निकायों में मान्यता मिली। अगर बात करें, पहली बार भारत में भारतीय लोगों को 1892 में चुनाव लड़ने की इजाज़त, स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की इजाज़त दी गई। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें, तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबाजी थे, जो कि 1887 में बने, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल 1888 में बने। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे 1888 में। आप कंफ्यूज ना होइए, सर एह्यूम ना लगा के आइए, एह्यूम केवल जनक थे, मैं फिर कह रहा हूँ, एह्यूम जनक थे। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं करी, वो महामंत्री पद पर थे। उन लोगों का मेन मतलब यही था, मेन मोटिव था कि जो कांग्रेस है वो लोगों से बातें निकाल के लाए और उन तक पहुंचाए, बिचौलिए का काम करे, उनका ये मतलब था। इसीलिए वो कोई उसका अध्यक्ष नहीं बना। ब्रिटेन में क्या हुआ कि ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति का गठन हुआ। 1888 में विलियम दिग्बी नहीं होता है, दिग्बी होता है, दिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना भारतीयों के लिए करी गई। लोग अगर बात करें उदारवादी चरण की उपलब्धियों की, तो उदारवादी चरण की जो उपलब्धियां थी, इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। भारत व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा, मतलब जो ICS की परीक्षा थी, जो लोक सेवा परीक्षा थी, वो क्या की गई, भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाएं कराई जाने लगी। इसके पहले जो था वो भारत की जो परीक्षाएं थी वो पहले इंग्लैंड में होती थी, तो लोग जा नहीं पाते थे। इन सब चीज़ों से भारतीयों का जो प्रतिशत था लोक सेवा आयोग में वो भी कम था। तो इस वजह से ये एक बड़ी चीज़ है कि भारत व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया। भारतीय व्यय समीक्षा हेतु बैलबाई आयोग की नियुक्ति हुई। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम इस चरण की ये प्रमुख उपलब्धियां हैं। 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम, जिसके द्वारा क्या हुआ कि स्थानीय निकाय में भारतीयों को जगह मिलनी शुरू हुई। अब बात करें द्वितीय चरण की, तो द्वितीय चरण जिसे हम उग्रवादी चरण या गर्मपंथी चरण कहते हैं, इसकी अगर टाइम को देखें तो इसका टाइम पीरियड 1905 से 1919 है। जिस बीच में आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन हो रहा था, उस बीच में ही उग्रवादियों ने भारत के टुकड़े होते देख, क्योंकि बंगाल का जो विभाजन हो रहा था वो सांप्रदायिक आधार पर हो रहा था, तो उनकी जो कांग्रेस की मंशा थी, जो अंग्रेजों की मंशा थी, उसे देखकर जो उग्रवादी चरण के नेता थे, जो गर्मपंथी चरण के नेता थे, वो बहुत ही ज़्यादा आहत थे। उनका मतलब था कि हम भाई भाइयों में बंटवारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तब तक हिंदू मुस्लिम भाई भाई ही माने जाते थे। बहुत काफ़ी ज़्यादा अगर कहा जाए तो बहुत बढ़ चढ़ के बवाल हुआ था इस बंगाल जो विभाजन हुआ उसको लेकर। कई लोगों ने, मतलब रक्षाबंधन मनाया गया वहाँ पे, कई लोगों की जानें चली गई एक दूसरे को केवल आपसी सौहार्द को बढ़ावा देते देते। तो आज आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों के लिए बवाल हो रहे हैं। यही सारी चीज़ें पहले भी थी और हमारे जो पूर्वज थे उनने कैसे डील किया उन चीज़ों को, और एक अच्छे समाज की स्थापना करने की कोशिश की। हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं इस बात की।
अब हम बात करते हैं द्वितीय चरण की उग्रवादी। तो राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण को नव राष्ट्रवाद तथा उग्रवाद के उदय का काल माना जाता है। उग्रवादी अधिवेश जो युग था, जो उग्रवादी युग था, उसको क्या बोलते हैं? नव राष्ट्रवाद या उग्रवाद के उदय का काल माना जाता है इसको। उग्रवादी जो थे वो सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष पहले लोकमान्य तिलक तथा बाद में लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, परंतु उदारवादियों ने डॉक्टर रास बिहारी घोष को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। अगर बात करें सूरत अधिवेशन की, सूरत अधिवेशन की नींव 1906 के कलकत्ता अधिवेशन से पड़ी। कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में दादा भाई नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, जबकि जो ये गर्मपंथी नेता थे वो चाहते थे कि जो अध्यक्ष हो वो उनके बीच का हो। तो वहाँ तो कुछ हो नहीं पाया कलकत्ता में, पर जो 1907 का अधिवेशन था वो नागपुर प्रस्तावित था। और नागपुर अधिवेशन प्रस्तावित होने का मतलब था नागपुर में तिलक का राज्य था। अगर आप देखे होंगे मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़, तो मिर्ज़ापुर में जैसे कालीन भैया का राज्य था, वैसे ही बिल्कुल महाराष्ट्र में पूरे तूती बोलती थी, कहें कि बाल गंगाधर तिलक की। तो ये बहुत जो कांग्रेस के मन में एक खटक थी, जो उदारवादी कांग्रेस के नेता था उनके मन में एक खटक थी कि अगर हमने नागपुर अधिवेशन कराया तो वहाँ बवाल होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इस वजह से नागपुर अधिवेशन को कैंसिल करके 1907 के अधिवेशन को सूरत स्थानांतरित किया गया और वहाँ पे जो उदारवादियों के द्वारा डॉक्टर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। जबकि जो उग्रवादी नेता थे उनका मानना था, पहले वो चाहते थे कि आप लोकमान्य तिलक को बना दीजिए अध्यक्ष, या अब लोकमान्य तिलक के नाम को लेकर अगर कांग्रेस के उदारवादी नेता राजी नहीं थे तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा आप लोकमान्य तिलक को ना बनाइए, लाला लाजपत राय को बना दीजिए। पर उस पर भी विचार नहीं बैठे सही उदारवादी नेताओं के, और उन्होंने डॉक्टर रास बिहारी घोष को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। अगर बात करें गर्मपंथी नेताओं की, तो इनमें प्रमुख नेता जो थे वो बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, वीरेंद्र घोष अरविंद घोष के भाई थे। अब बात करते हैं आगे। उग्रवाद के उदय का श्रेय जो है वो बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो तिलक मानते थे कि अच्छी विदेशी सरकार की अपेक्षा हीन स्वदेशी सरकार सर्वश्रेष्ठ है। ये इनका स्टेटमेंट है कि मतलब जो है कोई अच्छी विदेशियों की सरकार, यूरोपियों की सरकार या ब्रिटिशर्स की सरकार जो है, इनसे अच्छा है कि हमारी कोई सरकार हीन हो, बिल्कुल बेकार सी हो, मगर हमारी हो, हमारे अपने लोगों की सरकार हो, वो हम पर राज्य कर ले। तो ये इस टाइप के नेता थे। इनका मानना था कि हम पर दूसरे राज्य क्यों करें। ये स्वराज प्रेमी आदमी थे। इन्होंने जो है स्वराज की बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी। ये स्वराज के लिए ही जीते थे। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवाद का श्रेय इसलिए भी जाता है क्योंकि इन्होंने लोगों की भावनाओं को पढ़ा। इनके मन में था कि लोग जो है धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। अगर हम धार्मिक कार्यों के थ्रू लोगों को प्रेरित करें तो लोग हमारे वर्ग से जल्दी जुड़ने का प्रयास करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वर्ग से जुड़ेंगे। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, गणपति उत्सव 1894 में मनाना शुरू किया तथा शिवाजी उत्सव 1895 में मनाना शुरू किया। इससे क्या हुआ, लोगों में धार्मिक भावनाओं को बल मिला। और आप देखेंगे कि जो राष्ट्रवाद है, उग्र राष्ट्रवाद है, ये 1905 से 1919 तक चरम पर पहुंचने वाले कगार पर था। और 1905 तक क्या, 1930-32 तक जो था ये बहुत ही भीषण तरीके से उग्र राष्ट्रवाद बहुत था। 1919 से राष्ट्रवाद इसलिए भी दबा क्योंकि लोगों के बीच गांधी का आना, एक समझिए गांधी के प्रति विश्वास भारतीय जनता का बढ़ता गया। क्योंकि उससे क्या था, लोगों को हानि नहीं हो रही थी। उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के साथ रहने से लोगों को व्यक्तिगत हानियाँ हो रही थी। आप कहीं लड़ने जा रहे हैं तो आप पहले अपने घर परिवार का बैकअप देखते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा डाउन हुआ था। पर 1932 तक बहुत ही बेहतरीन उग्र राष्ट्रवादी जो नेता थे उनने बहुत ही बेहतरीन कार्य किए। अब बात करें अगर
तो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे वो उदारवादी नेताओं से कहते थे कि भीख मांगने से जो है ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता तो सिर्फ स्वावलंबन, संगठन और संघर्ष से ही मिलेगी। हम संघर्ष करेंगे, हमारा संगठन संघर्ष करेगा, हम स्वावलंबित होंगे। ज़्यादा झुक के चलोगे तो वैसे भी आदमी पीठ को पावदान बना लेता है। तो ये बात जो गरम दल के नेता थे वो हमेशा उदारवादी नेताओं को समझाया करते थे कि भीख मांगने से आपको स्वतंत्रता तो नहीं मिलने वाली। पर उदारवादी नेता इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेज उनको एक दिन आज़ाद करेंगे। तिलक ने जो है एक नारा दिया, जो तिलक का नारा है उसको इस तरह कहा कि उन्होंने कि अनुनय विनय नहीं अपितु युयुत्सा, मतलब अनुनय विनय से काम नहीं चलेगा, सीधे लड़ाई से ही काम चलेगा। वो एक आपने रामायण पढ़ी होगी, उसमें है जलधि न मानति जलद जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो वही इशारा था तिलक का भी कि उसी वे में चलना पड़ेगा, हमको उस तरह से ही कार्य करने पड़ेंगे, हमें लड़ना ही पड़ेगा। अपनी स्वराज्य के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। ये तिलक की जो भाषा थी ये भारतीयों को बहुत तेज़ी से मोटिवेट कर रही थी। भारतीयों पे तिलक की पकड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। अंग्रेज़ों ने तो जो है तिलक को भारतीय असंतोष का जनक तक घोषित किया था। तिलक की बात करें तो तिलक बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत तेज तर्रार लीडर थे भारत के। स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने दिया। अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमान के एक मंडल ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलकर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की। मतलब लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे और आगा खान जो कि मोहनडम यूनिवर्सिटी थी, मोहनडम एंग्लो इंडियन यूनिवर्सिटी, उसमें जो टीचर थे, और वहाँ के प्रिंसिपल के साथ मिलकर लॉर्ड मिंटो ने जो है एक अलग से पार्टी बनाने की धीरे से मतलब उन लोगों को सुझाया कि आप लोग अपने लिए, मुसलमान अपने लिए क्यों अपने अधिकार नहीं मांगते हैं, भारत में मुसलमानों को अधिकार क्यों नहीं दिए जाते हैं, बराबरी का अधिकार क्यों नहीं है। इस सब तरह से मतलब डिमोटिवेट किया उनको जो उनके रास्ते थे उनसे दूर किया, और क्या कहा कि मुसलमानों के लिए निर्वाचन जो है उसको अलग कर दिया जाए, उसकी व्यवस्था अलग की मांग कर दी। तो इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अक्टूबर 1906 को ही नवाब सलीमुल्लाह जो कि ढाका के नवाब थे और आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में 1908 को मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। अब जब 1908 में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई तो उधर क्या हुआ कि 1909 में अंग्रेज़ों ने एक मार्ले मिंटो सुधार समिति बनाई जो कि 1909 में बनी। उसने क्या किया, इसको स्वीकृत कर लिया कि अब जो है मुसलमानों के लिए वो एक अलग से निर्वाचन मंडल होगा। तो क्या हुआ, इससे जो है द्विराष्ट्र की पद्धति, मतलब द्विराष्ट्र का सिद्धांत उनने फूट डालो राज करो की नीति पर पूरी तरीके से भारत को लाकर खड़ा कर दिया। भारत का मुसलमान और हिंदू अलग हो रहे थे, तो ये टू नेशंस थ्योरी उनकी काम कर रही थी यहाँ पर अंग्रेज़ों की। अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को तोड़ने के लिए ये सब किया। कांग्रेस क्योंकि उस समय तक उग्रवादी जो नेता थे उनका मतलब इतना ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया था भारत में कि उनको दबाने के लिए फिर साजिशें करनी पड़ी। आपने सुना होगा कि जब आपसे हमारी हार ना हो पाए तो आप साजिशें शुरू कर दीजिए, तो साजिशें उनकी शुरू कर दी गई उनको हराने के लिए। इससे क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है मतभेद हुए। फिर धीरे से 1916 आया। 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ। उसमें क्या हुआ, गरमपंथी दल और आपके जो मुस्लिम लीग थी इनने कांग्रेस के साथ समझौता किया, इसलिए इसको लखनऊ समझौता कहते हैं। लखनऊ समझौता में जो समझौता हुआ वो भी एक तरह से मुस्लिम लीग के पक्ष में ही हुआ। अगर देखा जाए तो उसमें इनने कहा, मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें जो है बंटवारे में सीट चाहिए, मतलब जिस अनुपात में जनसंख्या उससे ज़्यादा उनने सीटें मांगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दी, क्योंकि कांग्रेस को समझ में आने लगा था कि बिना हिंदू मुस्लिम एक हुए या बिना गरम पंथ को लिए हम भारतीय
जो स्वतंत्रता है इसकी कामना नहीं पूरी कर सकते। इस वजह से कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मजबूर थी, तो उसने इन सब की जो बातें थी, जो शर्तें थी, उनको स्वीकार किया। और यहाँ से जो अगर बात करी जाए तो टू नेशंस पॉलिसी के लिए एक अलग दिशा में, एक अलग वे में कांग्रेस ने खुद ही हामी भर दी। लखनऊ समझौते के बाद खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। उसमें फिर क्या हुआ कि जो तुर्की का खलीफा का पद था उसके लिए संघर्ष हो रहे थे, तो इसमें मुस्लिम लीग का सहयोग कांग्रेस ने किया। धीरे धीरे यह खिलाफत आंदोलन जो था इसने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया था। अब बात करें अगर राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया, उसके बाद 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन में मुस्लिम लीग ने सहयोग तो किया, पर धीरे धीरे मुस्लिम लीग इस आंदोलन से कटती गई। असहयोग आंदोलन के बाद अगर बात करें तो इस बीच जो उग्रवादी नेता थे, जैसे आपने पढ़ा कि इतनी देर से जो चल रहा था कि उदारवादी नेता आए, पहले उदारवादी नेताओं ने काम किए, फिर गर्मपंथी नेताओं ने। तो क्या उदारवादी नेताओं के समय गर्मपंथी नेता नहीं थे तब भी उनकी जो कुछ गतिविधियां थी वो थी, उनने अपने संगठन बना रखे थे। तो अब उनके बारे में हम पढ़ते, क्रांतिकारी संगठनों का उदय। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात 1897 में व्यायाम मंडल के रूप में महाराष्ट्र में पहले ही हो चुका था, जिसमें एम हार्ट एवं कमिश्नर रैंड की हत्याकांड हुआ था। 1897 में क्या हुआ कि भारत में प्लेग बहुत तेजी से फैल रहा था। अब उस समय जो ये रैंड और एम हार्ट थे, इनने कुछ किया होगा, तो ये मतलब जनता को प्रताड़ित कर रहे थे। तो वहाँ पे चापेकर बंधु थे, चापेकर बंधुओं ने क्या किया, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी, एम हार्ट और कमिश्नर रैंड की। तो यहाँ से जो है भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का क्या हुआ, सूत्रपात हो गया। मतलब भारतीयों के द्वारा पहली बार लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए एक वैधानिक रूप से, मतलब एक तरीके से सिस्टम से पहली बार सशस्त्र कहें अगर, सशस्त्र आंदोलन शुरू हुआ। अब बात करें तो जो महाराष्ट्र, क्योंकि जो ये राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये प्रमुख रूप से 3 ही जगहों पर हुआ। आप देखेंगे बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब, इन 3 जगहों पे भारत में इस आंदोलन ने व्यापक रूप से अब सक्रियता दिखाई अपनी। और जो महाराष्ट्र है वहाँ पे मित्र सेल मेला संघ की स्थापना हुई, जिसे बाद में अभिनव भारत समाज के नाम से रखा गया, जिसका और इसकी स्थापना वीडी सावरकर ने की। बंगाल में जो है अनुशीलन समिति की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना प्रमथनाथ मित्रा ने की। अनुशीलन समिति ये लोग मतलब होते थे जो शाम में अपना व्यायाम या आप यूँ कहें जिम टाइप की खोले हुए थे, और कहते थे ये जिम है। अंग्रेज अगर आ जाते थे तो कहते थे ये जिम है, हमारा जिम है, हमने जिम खोला है। तो इस तरह से काम चल रहा था। लंदन, भारत के अलावा जो था वो क्रांतिकारी संगठनों ने लंदन, पेरिस, बर्लिन, उत्तरी अमेरिका तथा एशिया में अपने केंद्र स्थापित किए हुए थे। भारत के अगर प्रमुख क्रांतिकारियों की बात की जाए तो भारत के प्रमुख क्रांतिकारी, क्योंकि आपसे कभी कभी पूछता है कि भारत के 4 प्रमुख क्रांतिकारी, निम्न में से प्रमुख 4 क्रांतिकारियों के नाम, तो आप जो है कोई 3-4 तो सही लगा देते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्रांतिकारी नहीं थे, ये समझना पड़ेगा। तो भारत के कुछ प्रमुख क्रांतिकारी हैं, उनके नाम सचिंद्र सान्याल, पुतिन बिहारी दास, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, सतीश चंद्र बसु, वीरेंद्र घोष, अरविंद घोष, ये दोनों भाई भाई थे। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आपको बहुत ही कम इतिहास में इनका स्थान है बेचारे। क्योंकि जो इतिहास हम पढ़ते हैं उसमें उन्हीं के नाम हैं जो कांग्रेस ज्वाइन किए थे। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो इतिहास में नाम छपे हैं। ऐसा नहीं है कि छपे नहीं हैं इन लोगों के नाम, पर इनको वो वेटेज नहीं मिल पाया। आप देखते हो, आप बात करते होंगे कि मुझे वो वेटेज नहीं, मुझे भाव नहीं मिल पा रहा, तो वही बात थी कि उनको वो दर्जा नहीं मिल पाया। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, तो वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वो जगह अपनी नहीं स्थापित कर पाए जो उनने असलियत में जो काम किए। अब अगर बात करें देश के बाहर, जो देश के बाहर विदेशों में क्रांति कर रहे थे, क्रांतिकारी थे, उन जो क्रांति का नेतृत्व करते थे उनका नाम था, उनमें से सबसे प्रमुख थी भीकाजी कामा। भीकाजी कामा को क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की माता कहते हैं, या राष्ट्रीय आंदोलन की माँ कहते हैं इनको।
लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भाकना, विनय दामोदर सावरकर, ये सब लोग भारत के बाहर रहकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ों को जो है सिंचित कर रहे थे। 1932 तक क्या हुआ कि जब 1932 आते आते, मैंने आपको बताया कि 1932 तक लगभग सभी आंदोलनकारियों को ब्रिटिश सरकार ने जो है कुचल दिया। कुचलने का मतलब उनको बलपूर्वक ही दबाया गया। इसके बाद एक नए युग का शुरुआत होता है जिसे तीसरे चरण में गांधी युग की शुरुआत होती है, जिसका टाइम पीरियड अगर बात करें तो 1919 से 1948 के बीच है। जनवरी 1915 में गांधी वापस भारत लौटे थे। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। लगभग 21 वर्ष बाद गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे और भारत में उस समय जो दौर था वो प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। तो गांधी और कांग्रेस ने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार के सहयोग करने की कोशिश की। इसके लिए लोगों ने गांधी जी को जो है भर्ती कराने वाला सार्जेंट नाम दिया था और सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। अगर गांधी जी के राजनीतिक कार्यकाल की शुरुआत माने तो ये खिलाफत आंदोलन से शुरू होकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक थी। 1919 में भारत शासन अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार जिसे कहते हैं, आया। उसके द्वारा द्वैध शासन का भारत में प्रारंभ हुआ। द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनिस कार्टिस, से बहुत बार पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में कि भारत में जो है द्वैध शासन का जन्मदाता कौन था, तो भारत में द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनिस कार्टिस था। द्वैध शासन का मतलब ब्रिटिश सरकार रूल करेगी, उसके बाद आपकी एक स्थानीय निकाय की सरकार होगी, वो भी आप पर रूल करेगी, ये मतलब था। भारत में पहली बार लोक सेवा, अगर बात करें इस युग में, तो इस युग में जो है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया। 1922 से पहले तक जो परीक्षाएं थी लोक सेवा आयोग की, ICS की परीक्षा थी, वो लंदन में हुआ करती थी। पर 1922 के बाद भारत में इसके लिए एक आयोग बना जिसके जो है लॉर्ड लिंकन के अधीन रॉयल कमीशन का गठन हुआ, जिससे भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 के अनुसार की गई। 1937 में, सॉरी 137 यहाँ पे लिखा है, आप 1937 कर लीजिएगा, इसे कर दे रहा हूँ मैं। 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव कराए गए, जिसके तहत प्रांतीय सरकारों के प्रमुखों को प्रधानमंत्री कहा गया। 1937 में क्या हुआ कि विधानसभा के जो चुनाव कराए गए सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुनाव कराए गए, क्योंकि 1935 में भारत शासन अधिनियम आया जिसके द्वारा द्वैध शासन को केंद्र से समाप्त किया जा चुका था। द्वैध शासन को मतलब राज्यों से समाप्त कर दिया गया था और द्वैध शासन की जो स्थापना की गई वो केंद्र स्तर पर की गई, जो आज भी है कि आपके यहाँ जो है आपके पास जो के केंद्र की गवर्नमेंट होती है, एक राज्य की गवर्नमेंट, तो ये द्वैध शासन का ही रूप है। तो 1935 में ये हुआ कि जो राज्य में दो द्वैध शासन था कि ब्रिटिश सरकार और आपके स्थानीय निकाय की सरकार भी करती, तो उस हिसाब से जो है भारतीय शासन अधिनियम आया और 1937 में जो विधानसभा या प्रांतीय चुनाव हुए उनमें उनके तहत जो जीत के आते थे लोग, उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। 1 अक्टूबर 1947 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जो कि बाद में भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना। 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग ने पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग की थी। अगर बात करें तो सभी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी मतलब क्षमता भर पूरा जो है पुरजोर कोशिश की भारत को स्वतंत्र कराने की। आपको मैं ये चीज़ें और भी डिटेल्ड वे में पढ़ाऊँगा, जैसे मैंने अभी ओवर रिव्यू किया है इन सब चीज़ों का, क्योंकि चीज़ें पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें आखिर पढ़ना क्या है। अब मैंने आपको ये बता दिया मोटा मोटा कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है, इस वे में हमें जाना है आगे, तो हम परीक्षा तक इस सफ़र को जारी रखेंगे। और मतलब ये 4-5 क्लासों में मैं आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूरा A to Z
समाप्त कर दूंगा। करीब आज 30-30 मिनट की क्लासेस होंगी आपकी, बहुत ज़्यादा। और यकीन मानिए आपको इतना अच्छा कंटेंट दूंगा मैं जो आपने पढ़ा नहीं होगा। आप आज भी देखेंगे तो मैंने आपको पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक हर वो बात समझाने की कोशिश की जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट थी। अब इन सब चीज़ों में मैं आपसे एक बात यही कहूँगा कि आप अपने हिसाब से, अपने स्वविवेक से सोच समझकर तैयारी कीजिए और इस तैयारी को नई धार मेरे साथ देते रहिए। मैं अपने भरसक प्रयास करूंगा, आपके परीक्षा में आने वाले हर एक टॉपिक को छूने का प्रयास करूंगा। आपके लिए मैं वन लाइनर और जो आपके PYQ हैं वो सारे मैं आपको इसी चैनल पे कराऊंगा। जैसे जैसे आपका, जैसे मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ख़त्म हुआ तो मैं उसके आपको वन लाइनर्स दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और आपको PYQ की एक स्पेशल क्लास कराऊंगा जिससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम, पेट एग्ज़ाम और UPP में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप एक नज़र में देख लें जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार। और अगर आपको यह कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ठोंकते रहें। शुभ रात्रि।